हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 15 फरवरी का हिंदू एडिटोरियल और न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे आज। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो पहला जो फ्रंट पेज का न्यूज है आपका, सीनेट एक्विट्स ट्रम्प ऑफ इंसाइटमेंट। तो ये बेसिकली यूएसए का है, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट। आपको पता होगा पहले इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग जो है स्टार्ट हुई थी वहाँ के हाउस में। जो जनवरी 6 को कैपिटल में जो मॉब अटैक हुआ था उसको भड़काने के चार्जेस में उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट स्टार्ट हुआ था। लेकिन अभी जो क्या है, सीनेट में उसके बाद वहाँ पे जो प्रोसीजर है, तो हाउस के बाद वहाँ सीनेट में जाता है वो चीज़। तो वहाँ पे उनको एक्यूट कर दिया गया चार्जेस से, और वो इम्पीचमेंट आगे प्रोसीड नहीं किया। तो यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो क्या होता है यूएसए प्रेसिडेंट का, वो आपको जानने की बहुत जरूरत है। और बहुत बार जो होता है कंपैरिजन आता है आपको इंडियन प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट और यूएस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, एक सब्जेक्टिव, तो वो आपको जानने की जरूरत है। तो इम्पीचमेंट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट का प्रोसीजर क्या है? तो इम्पीचमेंट जो है बेसिकली जैसे हमारे यहाँ होता है, तो वो वहां पे वैसे ही कि वहां की जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस, वो प्रेसिडेंट को रिमूव करने का प्रोसीजर है, उसे इम्पीचमेंट कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट हमारी जो है, जो प्रेसिडेंट को रिमूव करने का प्रोसीजर है, उसे इम्पीचमेंट कहते हैं। तो वहां पे क्या है, लोअर हाउस जो वहां पर, जैसे हमारे यहाँ लोअर हाउस लोकसभा है, तो वहां पे लोअर हाउस जो है, हाउस रिप्रेजेंटेटिव, वो बेसिकली स्टार्ट करती है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग। और उसके बाद जो सीनेट में, वहां पे बेसिकली इम्पीचमेंट जो प्रोसीडिंग आता है उसको ट्राई करने का, एज ए जुडिशियरी टाइप का, वो वहां पे होता है अपर हाउस सीनेट में। तो ये वहां पे प्रोसीजर है। और चीफ जस्टिस जो होते हैं वहां के यूएस सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रिसाइड करते हैं सीनेट में। जब वो ट्राई होता है केसेस में, तो वो वहां प्रिसाइड करते हैं उस चीज को वहां पे, कि जो ट्रायल है एक तरह से वो सही से हो रहा है कि नहीं, उसको प्रिसाइडिंग जो है चीफ जस्टिस वहां के करते हैं। तो ग्राउंड्स ऑफ इम्पीचमेंट, जैसे हमारे यहाँ क्या है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ जो लिखा हुआ है, वहां पे स्पेसिफिकली बहुत सारा कुछ क्लियर है, जैसे कि फॉर ट्रीजन, ब्राइबरी और अदर हाई क्राइम्स एंड मिसडेमेनर्स। ये वहां पे रीजन दिया वहां के संविधान में, ये इस कारण से प्रेसिडेंट को वहां पे इम्पीच किया जा सकता है। प्रोसेस की बात अगर मैं करूं डिटेल में, तो पहली बात, इन्वेस्टिगेशन बाय द हाउस कमिटी। हाउस कमिटी जो आपका लोअर हाउस देखा हमने, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहां पे हाउस कमिटी जो पहले इन्वेस्टिगेशन करती है किसी कंप्लेन का प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में। अगर उनको लगता है कि इनफ एविडेंस है उनके पास कि प्रेसिडेंट ने कुछ गलत किया है, इन कारण है, तो वो मैटर को पूरे हाउस, फुल हाउस को देगी, रिफर करेगी कि आप इसके ऊपर इम्पीचमेंट लेके आए, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट में एविडेंस है हमारे पास। उसके बाद हाउस जो है वहां वोट करती है। और अगर कोई भी जो मान 10 चार्जेस लगाए गए हैं, उसमें से किसी भी चार्ज के अगेंस्ट में अगर मेजोरिटी वोट आता है, मतलब सिंपल मेजोरिटी से वो वोट उनको उसको मिलता है, तो प्रेसिडेंट इम्पीच्ड माने जाएंगे। अब क्या होता है, उसके बाद वो प्रोसीडिंग जो है सीनेट जो अपर हाउस है उसके पास जाएगी, वहां ट्रायल होगा प्रेसिडेंट का। सीनेट ट्रायल एंड वोट। अब सीनेट में क्या होता है, ट्रायल सीनेट में होता है, जिसको कि देख रेख करने के लिए, अध्यक्षता करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ वहां के जो सुप्रीम कोर्ट है, वो उसको प्रिसाइड करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली जो हाउस जो था जहां से वो प्रोसीडिंग आया है, वहां के जो लॉ मेकर एक तरह से जो है, वो एज ए प्रोसिक्यूटर का काम करेंगे, मतलब अगेंस्ट में बताएंगे कैसे कैसे क्या है नहीं है। प्रेसिडेंट जो है, जिनका जिनका इम्पीचमेंट हो रहा है, उनके पास डिफेंस, वो लॉयर अपना रख सकते हैं, डिफेंस लॉयर। और सीनेट जो है, सीनेट क्या करेगी, एज ए ज्यूरी होगी, मतलब कि वो जज करेगी कि भाई दोनों को सुनने के बाद, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को सुनने के बाद, वो अपना जजमेंट देगी कि भाई कैसे जजमेंट देगी, वोट के थ्रू। अपना वो वोट देंगे, सीनेट के मेंबर जो वोट देंगे, कि उनको क्या लगता है। तो अगर 2/3 मेजोरिटी से सीनेट मेंबर उसको पास कर देते हैं, तो प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएंगे। अगर नहीं तो वो एज इट इज रहेगा। प्रेसिडेंट रिमूव होने के बाद वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट का चार्ज लेते हैं, जैसा यहाँ पर है। तो बेसिकली सीनेट एक तरह से ट्रायल चल रहा है वहां पर। वहां पे जो लोअर हाउस के लोग जो है प्रोसिक्यूटर की तरह काम करेंगे, प्रेसिडेंट अपना डिफेंस देंगे वहां पर कि भाई क्यों ये चार्जेस गलत है। और उसके बाद सीनेट जो है उसके ऊपर वोटिंग करेगी, और चीफ जस्टिस इन सारी चीजों को देखेंगे सही तरीके से, कानूनी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये वहां का प्रोसीजर है। ये इसको ग्राफिकल मेथड से समझाया गया है, जैसे कि मैंने बताया। हाउस कमिटी जो ट्रम्प के केस में क्या हुआ कि 6 हाउस कमिटी ने चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद उन्होंने जो है उस एविडेंस उनके पास आया, तो उन्होंने जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास उसको भेजा। वहां पे डेमोक्रेट का भी मेजोरिटी है।
अब जो है उन्होंने मेजोरिटी से उसको पास कर दिया, तो ट्रम्प इम्पीच हो गए। अब सीनेट उसको ट्रायल करेगा। ट्रायल में क्या होगा कि वोटिंग होगी, ट्रायल होगा, उसके बाद वोटिंग होगी। अगर 2/3 मेंबर उसको वोट कर देते हैं इसके फेवर में, तो वो इम्पीच हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहां पे उनको वोट उतना नहीं मिला, तो इम्पीचमेंट नहीं हुआ। ट्रम्प स्टेज इन ऑफिस। बट चूंकि वो ऑलरेडी उनका टर्म खत्म हो गया है, तो वो ऑलरेडी बाहर है। तो ये प्रोसीजर है, इसको आप ध्यान में रखें जरूर। सीनेट क्या है, अपर हाउस ये है, सॉरी ये आपका अपर हाउस हो गया, ये लोअर हाउस हो गया, और कमेटी। ये प्रोसीजर को आप जरूर स्टार्ट याद रखें। और हमारे प्रोसीजर का इम्पीचमेंट प्रोसीजर क्या है, उसको भी आप ध्यान में रखें। दोनों का कंपेरिजन इस तरह से आप नोट करके रखें अपने नोट्स में। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये भी पहले पेज पर है आपका। पीएम हैंड्स ओवर अर्जुन MK-1A टैंक टू आर्मी। तो ये बेसिकली कल प्राइम मिनिस्टर ने जो है चेन्नई में इस इंडिजिनस बैटल टैंक जो है अर्जुन MK-1, इसको आर्मी को हैंडओवर किया था। एक मॉडल को हैंडओवर किया गया था। ये बेसिकली जो है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट CVRDE, ये DRDO का एक यूनिट है जिसने इसको बनाया, एक तरह से मॉडल डिजाइन डेवलप किया है, और इसको आर्मी को हैंडओवर कर दिया कि अब वो अपने रेजिमेंट में इसको शामिल करके यूज कर सकते हैं। तो अर्जुन बैटल टैंक क्या है, बेसिकली ये आपको जानने की जरूरत है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव के लिए। ये बेसिकली DRDO ने इसके ऊपर 1972 में काम शुरू किया था, DRDO की इस यूनिट ने। और इसका मास प्रोडक्शन 1996 में स्टार्ट हुआ। ऑलरेडी ये बहुत सारा इसका जो है यूनिट बन चुकी है। लेकिन ये जो MK-1 है, 1A, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें बेसिकली क्या है, पुराने वर्जन से इसमें काफी कुछ अपग्रेड किया गया है। 14 मेजर अपग्रेड बताए जा रहे हैं। ये आपको जानने की जरूरत नहीं क्या अपग्रेड किया गया है। एक और चीज जो है, ये ज्यादा इंडिजिनस है, क्योंकि इसमें ज्यादा मतलब बेसिकली 54.3% इंडिजिनस है। मतलब जो कंटेंट्स इसके अंदर जो लगाए गए पार्ट्स फिटिंग्स जो है, उसमें सिर्फ 54% पार्ट जो है हमारे देश में ही बने हैं, जुड़े हैं। जबकि पिछले वर्जन में, अगले मॉडल में क्या था, 41% जो पार्ट्स थे वो हमारे थे, बाकी हमने इम्पोर्टेड पार्ट लगाए थे। तो ये ज्यादा इंडिजिनस एक तरह से, इसलिए इसको इंडिजिनस बैटल टैंक कहा जा रहा है। और ये बेस्ड ऑन जर्मन लेपर्ड 2 MBT डिजाइन के ऊपर में ये अर्जुन बैटल टैंक पूरा बना हुआ है। बेसिकली एक बैटल टैंक है, और ये इसको इस लेबोरेटरी ने DRDO के इसको बनाया है। तो ये आप ध्यान में रखें कि किस लेबोरेटरी ने बनाया है, ये बैटल टैंक है, क्या इसका वर्जन है। इन चीजों को आपको प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, वो है आपका इंटर स्टेट बाउंड्री इशू क्रिएटिंग बैड ब्लड। तो ये जो है बेसिकली पहले भी न्यूज में आया था, अभी भी आया है। तो ये बेसिकली क्या है कि उड़ीसा स्टेट जो है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में जो एक बाउंड्री डिस्प्यूट है कोटिया ग्राम पंचायत को लेकर के। तो इसमें जो है बेसिकली अभी और क्यों न्यूज में आया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने अभी इलेक्शन, यहाँ के पंचायत के लिए इलेक्शन अनाउंस किया है कि यहाँ पे इलेक्शन होगा। जबकि ये डिस्प्यूटेड जो है रीजन है दोनों के बीच में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में। ऑलरेडी कोर्ट में भी है ये मैटर। तो आपको जो जानने की जरूरत है इस लैंड डिस्प्यूट का, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि आपने शुरू थोड़ा दिन पहले देखा होगा न्यूज में बेलगांव रीजन का। जैसे ये बेलगांव रीजन जो है महाराष्ट्र और आपका सॉरी कर्नाटका के बीच में ये डिस्प्यूटेड है। तो उसी तरह हमारे बहुत सारे स्टेट्स के बीच में कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं अभी भी। तो कोटिया ग्राम पंचायत के बारे में आपको बता दूं, आपको मैप ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका ऐसे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट है। तो उड़ीसा जो है, जैसे हम जानते हैं इंडिपेंडेंस के पहले बंगाल बिहार उड़ीसा प्रोविंस बना था। बंगाल को बंटवारा जो हुआ था बंगाल का, उसके बाद ये बिहार उड़ीसा बंगाल प्रोविंस बना था। 14 डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट है इसके उड़ीसा के। इसमें से बॉर्डर स्टेट्स जो है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट 14 है। जो बॉर्डर स्टेट है आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये सारे जो है उड़ीसा के बॉर्डर से टच करते हैं, बॉर्डर स्टेट है। ये भी आप ज्योग्राफी के यहाँ से याद रखें। तो कोटिया जो है पंचायत से 1960 से इसका डिस्प्यूट है। 21 विलेजेस हैं इस ग्राम पंचायत में जिसमें डिस्प्यूट चल रहा है कि वो किसका है, उड़ीसा का है कि इनका है। बेसिकली जो कोटिया ग्राम पंचायत है, उड़ीसा की बात करें तो कोरटपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनके हिसाब से पड़ता है। और अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर ही आता है। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट आप ध्यान में रखें, ये दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, दूसरे को टच कर रहे हैं। और कोटिया ग्राम पंचायत जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट में, दोनों स्टेट के हिसाब से है। ये मैप है, ये मैप भी मैंने रखा ताकि आपको जो समझने में थोड़ा आसानी हो। ये कोरटपुर डिस्ट्रिक्ट है और ये आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है। तो यहाँ पे आपका जो है बेसिकली ये जो है ये कोटिया ग्राम पंचायत एरिया पड़ता है। तो इस मैप को याद रखें आप। जैसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से है, जैसे कि छत्तीसगढ़ से कुछ बॉर्डर है, आपका झारखंड से बॉर्डर है, वेस्ट बंगाल से बॉर्डर है, और बाकी जो आपका सी साइड इसका एरिया है।
तो मैप आप जरूर ध्यान में रखें कि कहाँ पर पड़ता है एग्जैक्टली, सी लैंड से कितना है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट दोनों में पड़ता है, तो ये ध्यान ध्यान में रखें आप। इसके अलावा मैंने कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट जो ऑलरेडी चल रहे हैं कुछ स्टेट्स के बीच में, उसका एक लिस्ट रखा है। जैसे कि आसाम और अरुणाचल के बीच में ऑलरेडी है आपका, उड़ीसा वेस्ट बंगाल के बीच में भी है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट को लेकर के, बालासर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के सॉरी बालासर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के विलेजेस के लेकर के दोनों स्टेट के बीच में है। उड़ीसा झारखंड के बीच में भी है, केओंझर डिस्ट्रिक्ट और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट को लेकर के कुछ विलेजेस को लेकर के। छत्तीसगढ़ के साथ भी डिस्प्यूट है आपका पारा डिस्ट्रिक्ट को लेकर के। आंध्र प्रदेश हमने देखा ही अभी आपका। कर्नाटका और केरला के बीच में कसरगुड डिस्ट्रिक्ट जो है ये डिस्प्यूटेड है, थोड़ा सा दोनों के बीच में डिस्प्यूट चला कि हमारा है। कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच में मैंने बताया आपको बेलगांव रीजन जो है इसको लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। गुजरात सेशन की बात करें तो मंगध हिल्स जो है उसको लेकर के क्लेम है दोनों के बीच में कि आधा हमारा है, आधा क्लेम आपका है। तो ये चीजें जो आप डिस्प्यूट जो है ध्यान में रखें आप, क्योंकि अगर आप आंसर्स लिखेंगे इंटर स्टेट रिलेशन का लेकर के तो उसमें आप इस चीजों को लिख सकते हैं कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो है, लैंड डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, वाटर डिस्प्यूट तो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, तो इन चीजों को आप जरूर मेंशन करें अपने आंसर में। नेक्स्ट हम आर्टिकल का कहते हैं, ये एडिटोरियल है आपका, फुजी लॉ अनक्लियर जुरिस्प्रूडेंस ट्रायम्फल राइट। तो ये बेसिकली जो है आपका अभी जो ट्विटर को जो गवर्नमेंट ने कहा कि अकाउंट ब्लॉक करने के लिए उसके ऊपर में है। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट जो है किस एक्ट को यूज कर रही है, तो सॉरी, तो गवर्नमेंट ने जो है आर्टिकल 60 सेक्शन 69A को इन्वोक किया बार बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। इसके अंतर्गत क्या है कि भाई आप जो कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक कीजिए, ये ट्विटर को उसने कहा था, जिसमें ट्विटर ने कुछ कंप्लाई किया, कुछ अकाउंट को ब्लॉक किया, कुछ अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया। That the government's own action on directing it to withhold access to accounts of journalists, activists and politicians violated Indian law and the constitutional guarantee of the freedom of speech। तो ये ट्विटर का कहना था कि ये जो है जो गवर्नमेंट ने अकाउंट सौंपे थे कि जितने सारे अकाउंट जो है आपको ब्लॉक करने 1000 अकाउंट, उनसे बहुत सारे अकाउंट जो है जर्नलिस्ट के थे, एक्टिविस्ट के थे, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है गवर्नमेंट का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वायलेट करता है। अभी हम जो देखें तो फ्रीडम स्पीच जो है बहुत ही लिमिटेड, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा गारंटी है जो फ्रीडम स्पीच का, वो डिपेंड करता है आपका, अगर ऑनलाइन फ्री स्पीच की बात करें तो कितने हद तक जो मल्टीनेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वो कितने हद तक स्टैंड अप पर खड़ा रहता है गवर्नमेंट के सेंसरशिप के अगेंस्ट में, इस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा हाउ विलिंग दे आर टू रिस्क लीगल प्रोसिक्यूशन। तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कोर्ट में जाती है, लीगली उसको कुछ पेनल्टी करती है, तो उसके अगेंस्ट वो लीगल प्रोसिक्यूशन झेलने के तैयार है कि नहीं है, एंड हाउ मच कॉन्फिडेंस दे हैव देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन फ्री स्पीच लॉ। तो ये सब पे डिपेंड करता है कि आज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो हमें मिला है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ऑनलाइन राइट की बात करें, ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, तो वो इस पे डिपेंड करता है, कानून पे सिर्फ डिपेंड नहीं करता है कि जो प्लेटफॉर्म्स है वो कितने स्ट्रांग है, इस पे बहुत हद तक वो डिपेंड करता है। इसके बाद राइटर ने जो है आईटी एक्ट के बारे में बात किया, तो सेक्शन 69A जो है आपका, ये गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो डायरेक्शन दे सके इंटरमीडियरी को। इंटरमीडियरी जैसे ट्विटर हो गया आपका, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, जो इंटरमीडियरी है दोनों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में और जो सिटीजन के बीच में, तो इंटरमीडियरी जो है उसको डायरेक्शन दे कि आप जो है एक्सेस ब्लॉक करें टू एनी इंफॉर्मेशन, ऐसे इंफॉर्मेशन का जो उसको लगता है कि वो भारत की संप्रभुता, इंटीग्रिटी को हैम्पर कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर कर रहा है, पब्लिक ऑर्डर को हैम्पर कर रहा है। इस केसेस में जो है गवर्नमेंट इसको आदेश दे सकते हैं इस सेक्शन के अंतर्गत। इसी सेक्शन को यूज करके भी गवर्नमेंट ने आदेश दिया है। और अगर जो इंटरमीडिएट जैसे ट्विटर जो इस केस में, अगर वो इस चीज को कंप्लाई नहीं करता है, ब्लॉक नहीं करता है अकाउंट को, गवर्नमेंट के डायरेक्शन को नहीं मानता है, इसमें क्या पनिशमेंट है, 7 साल की सजा का प्रावधान है इसमें, अगर आप नहीं मानते हैं तो। ये बेसिकली गवर्नमेंट ने भी कहा था। तो इसमें इस जो एक्ट है आपका 39A, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या है, ये राइटर ने बताया है। पहला तो ये कि ये इस सेंसरशिप जो है प्रोसीजर इसको बहुत इजी कर देता है। कैसे कि गवर्नमेंट को जो है बेसिकली सिर्फ क्या करना है, गवर्नमेंट को
कोर्ट नहीं जाना है। पहले क्या था कि कोई कोर्ट जाना पड़ता था, कोर्ट से आपका ऑर्डर लेके आना पड़ेगा कि ये जो है स्पीच जो है या जो ट्विटर अकाउंट है या जो ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया ट्विटर पे वो वायलेट कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर कर रहा है, हमारी संप्रभुता को हैम्पर कर रहा है। कोर्ट आदेश देता था तब जाके आप उसको ब्लॉक कर सकते थे। लेकिन अब क्या होगा, गवर्नमेंट डायरेक्टली इसको इंस्ट्रक्शन दे सकती है इंटरमीडिएट को, आप ब्लॉक कीजिए एंड सिंपली डायरेक्ट इंटरमीडिएट। और अब बर्डन किस पे हो गया कोर्ट जाने का? यूजर पे। मतलब कि आपका अगर अकाउंट ब्लॉक हुआ तो आपको कोर्ट जाना होगा अकाउंट को अनब्लॉक कराने के लिए कि भाई क्यों हम गलत नहीं है, ये आप पे हो गया। पहले क्या था, गवर्नमेंट पे होना चाहिए नॉर्मली कि गवर्नमेंट उसको कोर्ट जाए, कोर्ट में देख बताए कि इस रीजन से हम इस अकाउंट को ब्लॉक करना चाहते हैं, कोर्ट के डायरेक्शन पे। अब क्या है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अब आप पे जिम्मेदार है कि आप जाइए कोर्ट में, कोर्ट के चक्कर काटिए कि भाई हमारा अकाउंट अनब्लॉक किया जाए। दूसरा जो है कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट। कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो कंप्लेन है, जो गवर्नमेंट जो लिस्ट सौंपेगी ट्विटर को कि भाई इन अकाउंट को ब्लॉक किया जाए, उसका लिस्ट जो है पब्लिक नहीं होगा, पब्लिक के पास वो लिस्ट नहीं जाएगा, वो गवर्नमेंट और इंटरमीडिएट के बीच में लिस्ट रहेगा, कॉन्फिडेंशियल होगा। इससे क्या हुआ कि यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि भाई मेरा अकाउंट ब्लॉक किस कारण से हुआ है। हम क्योंकि अगर आपको वो क्या होगा, गवर्नमेंट सिर्फ डायरेक्टली अकाउंट का डिटेल जो है ट्विटर को भेजेगी कि भाई आप इस अकाउंट को ब्लॉक कीजिए। किस लिए ब्लॉक किए तो उन्होंने रीजन उनको दे दिया ट्विटर को। जिसका अकाउंट है उसको पता ही नहीं चला कि किस कारण से मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ है। ये एक दूसरा इसमें प्रॉब्लम है इस कानून में। तीसरा जो है नो प्रोसीजरल सेफगार्ड। कोई प्रोसीजरल सेफगार्ड नहीं, मतलब कि आपको जो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हियरिंग का। मतलब अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है तो आपको एक बार सुनवाई हो, आपका भी पक्ष रखने का आपको मौका मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट डायरेक्टली जो है उनको जो लगेगा तो वो अकाउंट का लिस्ट अपना ट्विटर को दे देगी। जिसका अकाउंट है उसको एक हियरिंग होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस भी कहता है कि जिसका अगेंस्ट आप एक्शन ले रहे हैं उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो अपनी बात को कह सके। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तीन बेसिकली इसके अगेंस्ट में इस कानून के अगेंस्ट में राइटर ने बताया है कि क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो अब इसका सॉल्यूशन इसमें राइटर ने बताया है कुछ कि क्या हमें करने की जरूरत है। तो पहला तो है कि हमें लीगल और जूरिस्प्रूडेंस रिफॉर्म दोनों चाहिए। लीगली क्या चाहिए कि गवर्नमेंट को प्रोहिबिट किया जाए फ्रॉम बीइंग एन एबल टू डायरेक्टली ऑर्डर करने से इसको प्रोहिबिट किया जाए। एक्सेप्ट कुछ हमको इमरजेंसी केसेस हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसी इमरजेंसी केसेस में ही गवर्नमेंट को टाइम नहीं होगा, वहां पर मान लीजिए कुछ बड़ा केस हो गया या राइट हो गया, तो उस केसेस में ही गवर्नमेंट इसको यूज कर सके कि डायरेक्टली उसने ऑर्डर कर दिया कि जल्दी हो सके। अदरवाइज उसके लिए उसको जो है प्रोसीजर के थ्रू, कोर्ट के थ्रू, हियरिंग के थ्रू प्रॉपरली जाना चाहिए। पहला तो ये हो गया, लीगल प्रोसीजर में हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो कोर्ट में जाके गवर्नमेंट जो अपना बात रखे कि भाई ये कारण से हम ब्लॉक करना चाहते हैं, कोर्ट उस पर फैसला सुनाए। तब उसको दूसरे पार्टी को भी सुना जाए जिसका ये अकाउंट है, उसको भी सुना जाए कि भाई आपको क्या लगता है आपका अकाउंट ये सही चार्जेज है कि नहीं आपके ऊपर में। और जूरिस्प्रूडेंस में भी जो जुडिशियरी के जो अफेक्टेड पार्टीज बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ फेयर हियरिंग बिफोर ए ब्लॉकिंग ऑर्डर इशू। तो ये इसको हमको रिफॉर्म करने की जरूरत है। इस चीजों को आप आंसर में लिख सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आता है उस पे, और या फिर जो है स्पेशल जो है इन चीजों पे अगर आपका आता है सोशल मीडिया को लेकर के, तो उन पे आप जरूर पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपका एडिटोरियल है वो है बूस्टिंग कॉन्फिडेंस। ये बेसिकली इसके लिए है कि जो अभी वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तो वैक्सीनेशन अभी उतना क्योंकि ज़्यादा तेजी से नहीं मूव कर पा रहा है। अभी भी काफ़ी लोग हेजिटेट कर रहे हैं वैक्सीन लेने से। तो इस चीज़ों को लेकर के इसमें ऑथर ने बताया है कि आपको गवर्नमेंट को जरूरी है कि और जो कॉन्फिडेंस लोगों में बूस्ट करे ताकि वो आगे आकर वैक्सीन ले। ज़्यादा कुछ उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है व्हेन ट्विटर वाज इन द राइट। तो ये जो बेसिकली ट्विटर को लेकर के है, ट्विटर का वही जो अभी हमने देखा एडिटोरियल अकाउंट ब्लॉकिंग को लेकर के। ट्विटर ने क्या कहा है, आई सेड द गवर्नमेंट ब्लॉकिंग लिस्ट हैड अकाउंट ऑफ जर्नलिस्ट पॉलिटिशियंस हुज अकाउंट अपीयर टू बी बोनाफाइड दैट देयर पोस्ट आर लेजिटिमेट एक्सप्रेशन। तो ये ट्विटर ने कहा था अपने रिस्पॉन्स में, कुछ अकाउंट को उसने ब्लॉक नहीं किए थे। उसने कहा था कि जर्नलिस्ट के अकाउंट है, पॉलिटिशियंस अकाउंट है, एक्टिविस्ट है, उनके पास राइट है कि अपना जो एक्सप्रेशन जो है, उनका जो वक्तव्य है वो रख सके। इसमें कुछ भी जो है सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर ऐसा कुछ भी इसमें कहा नहीं गया है। तो इसके बाद जो ट्विटर के अगेंस्ट कुछ कुछ है ना जो चीजें जो आई हैं, जैसे कि पहला तो ट्विटर जो है जो स्टेट ऑर्डर जो कोर्ट गवर्नमेंट ने दिया है वो स्टेट्यूटरी है, कानून के अंतर्गत है, तो उसको ट्विटर को फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज इसको माना जाए कि इंडियन लॉ का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं आप। दूसरा हो गया कि ये प्राइवेट कंपनी है, वो
जो है तो डिसीजन पे बैठ नहीं सकती, डिसीजन के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकती गवर्नमेंट के। उसको अगर चैलेंज करना है तो उसको कोर्ट में जाके उस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए। तीसरा जो है कहा जा रहा है कि ट्विटर ब्लॉकिंग ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स अकाउंट इवन व्हाइल ही वाज सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो उसने उस समय जब यूएस प्रेसिडेंट थे तब भी उसने ब्लॉक कर दिया था, जबकि अभी जो है वह इंडिया का इंडियन गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं मान रही है। ये जो है बेसिकली ट्विटर के दिखाता है कि ट्विटर इंडिया और यूएसए को एक समान नहीं देखती है। चौथा जो बताया जा रहा है ट्विटर के अगेंस्ट भी जो क्रिटिसिज्म है, इंडिकेट द इंक्रीजिंग पावर इम्प्यूनिटी ऑफ बिग टेक। इंक्रीजिंग पावर दिखा रहा है बिग टेक्नोलॉजी का फर्म्स जो है, ये कैसे वो जो बेसिकली गवर्नमेंट के डिसीजन को नकार रही है। तो इन जो क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट बेसिकली राइटर ने अपना बताया है कि कैसे ये क्रिटिसिज्म गलत है। पहला तो इंटरमीडिएरी ट्विटर के पास राइट है कि वो भाई अपना जो ऑर्डर उसको मिला है उसको देख सके, रीजन कर सके, समझ सके कि वो सही लॉफुल है कि नहीं है। लॉफुलनेस इन ऑर्डर इज नॉट मेयरली अबाउट साइटिंग द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। लॉफुलनेस मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप उसने उसमें देख लिया आपने कि आपने हम ये एक्ट के बताया गया प्रोविजन बताया गया है, बल्कि लॉफुलनेस मतलब होता है कि वो सारा स्टैट्यूटरी कंडीशंस को जस्टिफाई करे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहीं आप वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। जो आपने बोला कि ये नहीं, ये इंसाइट करेगा, वायलेंस करेगा, क्या उसको सही है कि नहीं है। तो इन चीजों को देखना समझना किसी के भी कोई करता है, कोई कंपनी करती है तो वो सही है। इन पॉलिटी विच गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। गवर्नमेंट भी जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई है, ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को देखना, अगर ट्विटर भी हमारे संविधान को देख रहा है, उस बेसिस पे अपना डिसीजन ले रहा है, तो वो गलत नहीं कर रहा है। और किसी डिसीजन को मानना नहीं मानना संविधान के अंदर, तो वो हर आदमी संविधान को अपने तरह से उसको इंटरप्रेट कर सकता है और उसको फिर उस हिसाब से अपना जजमेंट दे सकता है, डिसीजन दे सकता है कि ये जो आप बोल रहे हैं संविधान के अनुरूप नहीं है, जो ट्विटर ने कहा। और अगर ट्विटर जैसे फर्म मान लीजिए बिना लॉफुलनेस इन चीजों को देखे हुए, प्रोपोर्शनलिटी को देखे हुए कि भाई जो आप कह रहे हैं बैन होने से क्या वो सही होगा कि नहीं होगा, बैन करना ही क्या उपाय है, क्या हम उसको उस मैसेज को डिलीट भी कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। तो क्या हमें इस समय इस केस में करना चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी देखते हुए ही एक्शन लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेगा तो क्या होगा, ऑडियंस का जो ट्विटर के जो अकाउंट होल्डर है उनका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। इसीलिए ट्विटर का बेसिकली जो कोर्ट जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसको वेरीफाई करना, उसको चेक करना, ये ट्विटर के हक में है। ट्विटर को ऐसा करना गलत नहीं है। इट एक्ट्स एज ए चेक ऑन द आर्बिट्ररी पावर दैट वुड प्रिवेल। तो आर्बिट्ररी पावर जो है गवर्नमेंट नहीं यूज करे, ये हर इंस्टीट्यूशन जो भी पब्लिक है उसको हक है, कंपनी को हक है कि वो उस ऑर्डर को जांचे परखे सही तरीके से देखे कि वो हमारे संविधान के अनुरूप है कि नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो गवर्नमेंट कर रही है उसके अनुरूप है कि नहीं है, और इसका दूसरा उपाय क्या हो सकता है जो कि कम उस लेवल का नहीं। तो ये सब चीजें इसने डिसीजन को दिया है कि एक रीजन आर्गुमेंट करना गलत नहीं है बेसिकली। तो इसमें एक एग्जांपल भी दिया गया है, जो यूएस प्रेसिडेंट का अकाउंट ब्लॉक हुआ था उसके लिए दिया है। ट्विटर इनिशियली रिजॉर्टेड टू लेस इंट्रूसिव मेजर। वहां पे बेसिकली ट्विटर ने पहले कम इंट्रूसिव मेजर को लिया था, कम हार्श मेजर को लिया था। पहले क्या कि उन्होंने जो कंटेंट्स था, जो मैसेज थे, उनको फ्लैग किया कि भाई ये मैसेज गलत है या ऐसे है। उसके बाद उसका लिमिट को रीच किया गया कि जो आपका जो फॉलोवर्स है मैसेज जो है कम लोगों तक पहुंचे, कुछ ही लोगों तक जा पाएगा या फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ये सारा कुछ किया। उसके बाद जो है इस अकाउंट को सस्पेंड किया गया, टर्मिनेट नहीं किया गया, सस्पेंड किया गया। बाद में लास्ट स्टेप में अकाउंट को परमानेंटली बैन किया गया। तो आप देख सकते हैं वहां पे जो हुआ, इतना वायलेंस हुआ, राइट हुआ, उस पर भी ट्विटर ने जो बेसिकली अपना प्रोसीजरल स्टेप लिया प्रोपोर्शनल के हिसाब से कि भाई क्या करने से, क्या मिनिमम हमको करने से लोगों का फंडामेंटल राइट्स भी वायलेट नहीं होगा और जो है जो प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन हो सके। ये यही ट्विटर का कहना है कि हम जो है प्रोपोर्शनल के हिसाब से काम करें। अगर हमें लग रहा है कंटेंट वो गलत है, अकाउंट सही है, तो हम उस कंटेंट को फ्लैग कर सकते हैं, कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद अगर लग रहा है ज्यादा लोग को पहुंच रहा है तो हम कंटेंट को रीच, उसका फॉलोवर का रीच जो है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये करने की जरूरत है। The attempt to extend similar safeguard to Indian user who also in theory are guaranteed by the same protection under universal human rights regime is welcome। तो ये ट्विटर का कहना है कि भाई हम हर जगह हमारे लिए बराबर है। जो यूएसए में हमने किया हम वो भी यहीं पे, यहाँ पे भी हम उसी प्रोसीजर को अपनाएंगे। तो ये ट्विटर के इस अकाउंट से एक तरफ से ये सही चीज है एक तरह से। यहाँ भी लोगों को उतना ही फंडामेंटल राइट्स है जहाँ जितना कि यूएसए के सिटीजन्स का।
नेक्स्ट हम आर्टिकल मूव करते हैं, ये भी एडिटोरियल आपका, ओपनिंग अप द वैक्सीन मार्केट। तो ये बेसिकली जो है इसमें राइटर ने कहा है कि जो वैक्सीनेशन है अभी गवर्नमेंट सिर्फ कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट के सेंटर पे जाके ही आपको वैक्सीन लेना है। गवर्नमेंट जिसको कह रही है कि जैसे अभी हेल्थ वर्कर का होगा या 50% प्लस एजेज का बाद में करेंगे हम, तो उन्हीं को वैक्सीन लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑथर ने कहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है बेसिकली वैक्सीन को ओपन मार्केट में कर दे, कि फ्री मार्केट में आप कोई भी वैक्सीन को बेच सकते हैं, कोई भी लगा सकता है। इसका कुछ कारण इन्होंने दिया है, जो कारण मैं बताना चाहूंगा। पहला बात तो इन्होंने कहा है कि अगर करंट रेट से हम वैक्सीनेशन करते रहे तो हर्ड इम्यूनिटी, जिसके लिए कहा जाता है हर्ड इम्यूनिटी के लिए बेसिकली 60% लोगों को का इम्यूनिटी हो जाना चाहिए। वहाँ की पॉपुलेशन को अगर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है किसी डिजीज के अगेंस्ट, तो उसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। तो वैसा करने में, वैसा उस टारगेट तक पहुंचने में हमें तकरीबन 47 मंथ यानी तकरीबन 4 साल लग जाएंगे अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो, जो गवर्नमेंट का स्पीड है। तो ये कारण हो गया कि हमें फ्री मार्केट में वैक्सीन को दे देना चाहिए। दूसरा कारण क्या है कि इंस्टीट अभी दूसरा कारण क्या, अभी बहुत सारे वैक्सीन अवेलेबल है। फाइजर भी था जिसने भी विड्रॉ कर लिया है, मॉडर्ना टाटा का डिस्कशन चल रहा है, स्पुतनिक 5 जो है रसिया के वैक्सीन, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स है, कोविशील्ड तो है ही, कोवैक्सीन है ही, जॉनसन जॉनसन का वैक्सीन जो 1 डोज वैक्सीन रेडी है, नोवावैक्स का वैक्सीन जो है चल रहा है बात। तो बहुत सारे वैक्सीन हैं, तो गवर्नमेंट को फ्री मार्केट में कर देना चाहिए ताकि जो वैक्सीन जिसको लगे चाहता है वो लेना तो वो ले सके, और इस इम्यूनिटी की तरफ हम जल्दी से जल्दी मूव कर सके। इससे क्या होगा कि बेसिकली जो है उसके अलावा क्या फायदा है कि बहुत सारे हाउस होल्ड से आप जो पैसा लेंगे, कलेक्ट करेंगे, जो वैक्सीन प्राइवेट में लगाएंगे, तो उस सब पैसा को यूज करके गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर सकती है दूसरे आदमी का वैक्सीनेशन को। तो इससे हम जल्द से जल्द जो है बेसिकली इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी मिलेगी और जल्द से जल्द इकोनॉमी जो है रिकवर कर पाएगा। तो ये बेसिकली राइटर का अपना स्टेटमेंट है कि फ्री मार्केट में इकोनॉमी को, फ्री मार्केट में वैक्सीन को छोड़ देना चाहिए गवर्नमेंट को। नेक्स्ट जो है बेसिकली बजट को लेकर के, बजट पे गवर्नमेंट ने एक जो क्रूड ऑयल है उस पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाया है। तो ये बेसिकली सेस जो है, इसको बारे में आपको जानने की जरूरत है। सेस जो है बेसिकली स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसे कि इसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट सेस लगा रही है। दूसरा, इसका जो जितना भी कलेक्शन होगा ये स्टेट के साथ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर नहीं करती, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पुल में जाता है। तीसरा, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके अगेंस्ट में एक स्पेशल फंड वो क्रिएट करे, स्पेशल ट्रस्ट, और उसी में सारा पैसा ट्रांसफर होगा और उसको जो है जिस पर्पस के लिए लिया गया है उसी के लिए खर्च हो। इस पे इसने बताया, राइटर ने बताया कि ये जो फंड है मिसयूज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। कैग के रिपोर्ट के हिसाब से सेंटर जो 40% ऑफ सेस कलेक्शन जितना हुआ अलग अलग सेस से, उसका 40% कलेक्शन अपने पास रखा, उसको जो है बेसिकली जिस काम के लिए खर्च करना था क्रूड ऑयल के लिए, उसके लिए यूज नहीं हुआ। तो ये बेसिकली इसने ऑब्जेक्ट किया है कि सेस बनाने से नहीं होता, सेस को आपको सही तरीके से यूज करना चाहिए, जिस पर्पस के लिए किया है उस पर्पस के लिए गवर्नमेंट को यूज करना चाहिए ताकि सही जो फायदा पहुंच सके। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है फॉसिल्स ऑफ किसनोसिया फाउंड इन बिम्बिकेटा। ये बेसिकली आर्टिकल्चर के रखा है मैंने, बिम्बिकेटा के आपने पढ़ा होगा शायद पहले भी। तो ये क्या है, यहाँ पे जो बेसिकली अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल 550 मिलियन ओल्ड डिकिनोसिया का जो है उसका फॉसिल्स मिला है बिम्बिकेटा रॉक शेल्टर के ऊपर, रूफ पे। तो ये आपको जो जानने की जरूरत है बिम्बिकेटा रॉक के बारे में, शेल्टर जो केव जो है, ये पड़ता है आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, जो कि 45 किलोमीटर है आपका भोपाल से। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। इसमें 7 हिल्स हैं और 750 रॉक शेल्टर्स हैं जो कि 10 किलोमीटर के आसपास फैले हुए हैं। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। ये जो बेसिकली इंडिया में गए तो अर्लीस्ट ट्रेसेज ऑफ ह्यूमन लाइफ यहाँ पे पाए गए थे, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टोन एज का भी एविडेंस जो है यहाँ पे दिखने को मिलता है। और अभी तो हमने देखा जो ओल्डेस्ट एनिमल का भी हमने देखा फॉसिल्स। यहाँ पे केव पेंटिंग्स है, वो भी काफी फेमस है, जिससे उसका थीम जो है एनिमल अर्ली एविडेंस ऑफ डांस एंड हंटिंग, डांस एंड हंटिंग एनिमल्स पे इस केव पेंटिंग को बनाया गया है। वहाँ पेंटिंग अच्छी अच्छी है। और ये जब शेल्टर फाउंड किया गया था, वीएस वाकंकर ने 14 साल पहले इसको खोजा था, खोज की थी। और यहाँ पे आपको प्री हिस्टोरिक पैलियोथिक और मेसोलिथिक पीरियड का भी आपको अवशेष मिल जाएंगे, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट ये साइट है। ये बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस के बारे में भी, मेंस में पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर इसके बारे में डिटेल में पढ़ें, नोट्स बनाएं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है यूएई's होप प्रोब सेंड्स होम फर्स्ट इमेज ऑफ मार्स। तो ये जो है यूएई का जो आपका मार्स का जो
क्राफ्ट है आपका सैटेलाइट, वो होप प्रोब, उसने मार्स का आपको फोटो भेजा है कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ये मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा था। इसमें जो पिक्चर आया है वो लार्जेस्ट वोल्केनो जो है सोलर सिस्टम का, ओलंपस मून्स, इसका पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं इमेज जो भेजा गया है। होप बिकेम द फर्स्ट ऑफ द थ्री स्पेसक्राफ्ट टू अराइव द रेड प्लेनेट। तो पिछले साल 2 और चाइना ने और यूएस ने भी अपने अपने स्पेसक्राफ्ट भेजे थे मार्स मिशन पे। सबसे पहले जो है अभी ये यूएई का होप ही पहुंचा है वहां पर। और ये जो बेसिकली जुलाई में लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये जो है अभी के समय में अर्थ और मार्स के बीच में सबसे कम डिस्टेंस होता है, एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो डिस्टेंस कम होने के कारण जो है स्पेसक्राफ्ट को वहां पे भेजना आसान होता है, क्योंकि टाइम भी कम लगता है और आपका फ्यूल भी कम बचता है, डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे देश जो है इस पीरियड का यूज करके स्पेसक्राफ्ट को भेजते हैं। इंडिया ने भी वैसा ही किया था। ये जो होप प्रोब है ये ऑर्बिट करेगा रेड प्लेनेट को फॉर एटलीस्ट 1 मार्शियन ईयर। 1 मार्शियन कितना होता है हमारे यहाँ का 687 डेज, बेसिकली इसको ऑर्बिट करेगा ये बेसिकली होप मिशन। मार्स मिशन की अगर हम डिटेल में बात करें, ये जो टाइम है ये 1 मंथ का विंडो होता है इन विच मार्स एंड अर्थ आर इन आइडियल अलाइनमेंट। तो इस समय क्या होता है, मार्स और अर्थ जो है, हमारे अर्थ और मार्स एक अलाइनमेंट में होते हैं, सन के दोनों एक ही साइड में होते हैं, जिससे क्या, जैसे मैंने बताया आपको, ट्रेवल टाइम कम हो जाता है और फ्यूल भी बचता है। इसलिए जो बेसिकली इसको इस समय सारे देश जो है अपना प्लेनेट भेजने की कोशिश करते हैं, स्पेसक्राफ्ट भेजने की कोशिश करते हैं। ओनली वंस इन एवरी 26 मंथ, हर 26 महीने के बाद एक बार ही ये पीरियड मिलता है, महीना मिलता है, 1 मंथ का विंडो जो है। अभी जो अगर मिशन की बात करें मार्स में कौन कौन से मिशन है, तो यूएसए ही सक्सेसफुली अपना स्पेसक्राफ्ट भेज पाया है। नासा लैंडर्स वहां पे भी हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, इनसाइट और क्यूरियोसिटी, जो वहां पे स्पेसक्राफ्ट जो लैंडर जो है यूएसए के ही हैं। 6 स्पेसक्राफ्ट जो है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑर्बिट के थ्रू, ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं। 3 यूएसए के हैं, 2 यूरोप के और 1 इंडिया का जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मॉम भी कहा जाता था। तो ये सारे जो है स्पेसक्राफ्ट इसको और मार्स को रोटेट कर रहे हैं मार्स के ऑर्बिट में। तो मार्स मिशन भेजने का कारण क्या है, किसी भी देश, बहुत सारे देश जो भेज रहे हैं, बेसिकली क्या है कि ऐसे तो वो डिफरेंट है काफी, लेकिन जो रेड प्लेनेट जो मार्स है, सेवरल अर्थ लाइक फीचर यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे क्लाउड्स है, वहाँ पे पोलर आइस कैप्स देखा गया है, वोल्केनोज है, सीजनल वेदर पैटर्न भी चेंज होता है। तो साइंटिस्ट को लगता है कि मार्स क्या सपोर्ट कर सकता है लाइफ को, अगर वहाँ पे जीवन हो सकता है। इसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, ढूंढने के लिए जो है अलग अलग देश जो है मार्स पे अपना मिशन स्पेसक्राफ्ट भेजते रहते हैं टू डिस्कवर द पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर। एक तो ये बहुत ही नेसेसरी है, वाटर नहीं होगा तो आप कोई रह नहीं सकते हैं। तो इस चीज को ढूंढने के लिए हर देश, जो बहुत सारे देशों ने यहाँ पे मिशन को, स्पेसक्राफ्ट को भेजा है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है, पाकिस्तान आर्मी कंडक्ट एक्सरसाइज इन थार डेजर्ट। तो ये थार डेजर्ट में पाकिस्तान ने कुछ अपना मिलिट्री एक्सरसाइज किया है, जिसका नाम है जिदार उल हदीद। तो ये आप नोट कर ले एक्सरसाइज का नाम। और उसके अलावा जो उनका नेवल एक्सरसाइज है मल्टीनेशनल, अमन 2021 अरेबियन सी में कंडक्ट स्टार्ट हुआ है। इन दोनों एक्सरसाइज का आप नाम नोट कर सकते हैं। थार डेजर्ट के बारे में मैं बताना चाहूंगा कुछ। ये बेसिकली हमारे राजस्थान स्टेट में है, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, पार्टली इन पंजाब एंड सिंध प्रोविंस, ईस्टर्न पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस, पंजाब में भी, सिंध और पंजाब प्रोविंस में भी ये फैला हुआ है। ये इंडिया पाकिस्तान का नेचुरल बॉर्डर है। और ये जो इसका बॉर्डर देखें, बाउंड्री देखें, तो ये इंदस रिवर प्लेन है आपका वेस्ट साइड में इसके, जो पाकिस्तान से गुजरता है। पंजाब प्लेन इन द नॉर्थ साइड में, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में। अरावली लेन इन द साउथ ईस्ट में अरावली है। और रन ऑफ कच्छ इन द साउथ, जो गुजरात में पड़ता है बेसिकली। तो ये सारे से बाउंडेड है, ये आपका ज्योग्राफी के लिए मैंने बनाया है। Prevailing southwest monsoon winds that bring rain to the much of the subcontinent in summer tends to bypass the Thar to the east. The Thar से गुजरता है, जैसे कि हम जानते हैं, मानसून अपने पढ़ा होगा ये ज्योग्राफी में। तो ये थार डेजर्ट कहाँ पे, लोकेशन आप जरूर देख लिए मैप पे, कितनी जगह फैला हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्री में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हिंदू एडिटोरियल और न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल को। और मुझे आप जो है सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।